हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो बताया था, जो 10th क्लास के हमारे बच्चे हैं उनके लिए मेरी लास्ट वीडियो थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। मैंने बेसिक्स बताया था, आपको याद होगा। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली वो जरूर देखें। मैंने आपको वहां पे मेथड बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अगर आपको उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किया जाता है, उसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आज हम जो होता है वो 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, हाँ बेटा 10th क्लास का जो आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर को आज सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन, देखिए लास्ट जो 9th क्लास में जो बच्चे थे, तो 9th क्लास में हमने केवल एक सिंगल इक्वेशंस पे काम किया था, ठीक है। एक सिंगल इक्वेशंस को ही सॉल्व किया था जिसमें दो वेरिएबल्स थी बेसिकली। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लीनियर पेयर इक्वेशंस, इसका मतलब यहाँ पे एक साथ दो इक्वेशंस आने वाली है आपके पास। यहाँ एक साथ दो इक्वेशंस आने वाली हैं और जिसमें हर एक इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स होंगी और उन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो सिंगल पावर होगी, यानी तभी हम उसको लीनियर कह रहे हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर में 10th क्लास के इस चैप्टर में आज ये देखेंगे कि एग्जैक्टली इस टू वेरिएबल्स वाली जो लीनियर पेयर इक्वेशंस होती है इनको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी मेथड्स हैं, आज मैं उन सारे मेथड्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं आज आपको इन चारों के चारों मेथड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चारों मेथड्स क्या हैं जिसकी हेल्प से एग्जैक्टली हम किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली जो विधि है, जो सबसे फर्स्ट मेथड है, वो क्या चीज है, वो आपके पास है ग्राफिकल मेथड। वो कौन सा मेथड है, वो है बेटा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है। अब देखिए इस ग्राफिकल मेथड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि। अब देखिए ग्राफिकल मेथड या इसको हम ग्राफीय विधि कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो सेकंड मेथड आ रहा है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। या इस एलिमिनेशन मेथड को हम बोलते हैं क्या, विलोपन विधि, विलोपन विधि। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीसरा मेथड है, जो थर्ड मेथड होगा, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, तो देखते हैं अभी क्या होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। जो फोर्थ मेथड होगा और ये लास्ट मेथड है इसका, उसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपके पास ये चार मेथड है, यही चार मेथड है जो इस पूरे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चनों को कवर करेगा, ठीक है। तो आप जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना इस बुक के अंदर, वो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चंस हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये मेथड्स आते होंगे ना, तभी आप उन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और समझकर उसको आगे आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये पहले मेथड्स है, पहले मेथड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। जो सबसे पहले मैं अब आपको बताने जा रहा हूं आपको इस मेथड के बारे में, जो हमारा सबसे पहला मेथड है, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं इसमें क्या चीज होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि क्या है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि क्या है, तो इस ग्राफिकल मेथड या इस ग्राफीय विधि में हमें क्या करना होता है कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, आपको हल ज्ञात करना है, आपको सॉल्यूशन या हल ज्ञात करना है। लेकिन ये जो हल या सॉल्यूशन ज्ञात करोगे ना, ये आप ग्राफ की मदद से ज्ञात करोगे, मतलब आपका सॉल्यूशन आपको ग्राफ पर मिलेगा, क्लियर है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको आपका सॉल्यूशन जो होता है वो मिलेगा उसमें, ठीक।
अच्छा, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको ग्राफ तो बनाना सिखाया था, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो मैंने लास्ट क्लास में आपको, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर कोई क्वेश्चन था तो मैंने आपको उसका सॉल्यूशन निकालना सिखाया था, मैंने आपको उसका फिर ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वही पिछला जो मेथड मैंने आपको बताया था उसी को यूज करते हुए आज हम सिंगल इक्वेशंस की बजाय डबल इक्वेशंस को एक साथ लेकर भी, हाँ, उसको जो था उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x प्लस में y माइनस का, ठीक है, 6। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस में 5y इक्वल्स टू में 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आपके पास ये दो इक्वेशन दिखाई दे रही है इस समय, आप देख सकते हैं। एक इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस y है और दूसरी इक्वेशन यानी कि 2x प्लस y इक्वल्स टू -6 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है आपके सामने, आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर एक इक्वेशंस के, मैंने आपको सिखाया था टू वेरिएबल्स वाली किसी भी एक लीनियर इक्वेशंस का, अगर लीनियर इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको उसके मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं। कम से कम आपको उसके 2 हल याद करने हैं, कम से कम आप उसके 2 पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। और उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्राफ मिल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम हर एक इक्वेशन का, यहाँ पे हम हर एक इक्वेशन के क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम हर एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक इक्वेशन लेके जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ। सॉल्यूशन निकालना मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता बेटा वो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं जो है आपके, ठीक है, यानी मेरे पास एक इक्वेशन ये x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे है x प्लस में 5y इक्वल्स टू में जो 1 है, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। जिन बच्चों को मेरी लास्ट वीडियो याद है तो मैंने कहा था कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है, कोई एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें कि आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो आप क्या करेंगे कि दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे और बाकी जितने भी टर्म्स हैं ना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में उन सबको उठा के उस साइड शिफ्ट कर देंगे। और ये बात तो मैं बता चुका हूं कि जब आप साइड चेंज करते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस को माइनस कर देना है, माइनस वाले टर्म को प्लस में कन्वर्ट करना है। जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो उधर जाके डिवाइड कर देगा, जो इधर डिवाइड कर रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं जो बच्चों को जनरली बताता हूं कि आपकी कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आप इन दोनों वेरिएबल में से कोशिश कीजिए कि जो विदाउट कोफिशिएंट है, मतलब जिसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ y के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, यहाँ x के आगे इसका 2 कोफिशिएंट है, तो आप y को अकेला छोड़िए, क्लियर है। आप y को अकेला छोड़िए, तो मैं यहाँ पे y को अकेला छोड़ देता हूँ और जैसे ही मैं y को अकेला छोड़ूंगा तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ -6 पहले से ही बैठा हुआ है और जब ये 2x इधर आएगा तो इधर आने के बाद ये प्लस में है पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जब उठ के इधर जाएगा ये माइनस का 2x हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मान लो ये थर्ड इस तरीके से हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह में बेटा वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। चलिए मैं x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। चलिए अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करता हूं तो आप खुद ही देखिए कि x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलने वाली है। देखिए y क्या निकलेगा, क्योंकि y लिखा हुआ था -6 माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x। अब वैल्यू पुट करो जरा, माइनस का 6 है, माइनस का 2 और x की जगह आप क्या रख रहे हैं, यहाँ 0 पुट करोगे, ठीक है। -6 रहने दो, -2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। और आपको पता है 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करो या 0 को माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -6 में से 0 को माइनस करोगे तो इसका मतलब ये -6 ही रहेगा, क्लियर। तो एक हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, यानी ये आपके पास पहला सॉल्यूशन है। चलिए इसी तरीके से मैं दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूँ। अब हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं क्या कि पुटिंग x इक्वल्स टू कुछ और पुट करो। देखिए आप कुछ भी पुट कर सकते हैं,
मैं तो यहाँ जीरो या ठीक है इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी अगर टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस होती है तो आप वहां किसी भी एक सिंगल वेरिएबल की जगह इनफाइनाइट नंबर्स को पुट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका दूसरा जो वेरिएबल होता है उसका आंसर आता है। क्लियर है? हाँ, चलिए अब मैं यहाँ पे x की जगह बेटा 1 पुट करने जा रहा हूँ। मान लो कि अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ तो चलिए x की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आने वाला है। अगर मैंने x की जगह 1 पुट किया तो देखिए क्या है, y इक्वल टू क्या लिखा था, -6 -2x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस x को हटाया यहाँ से और x की जगह क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये -6 रहेगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों सेम साइन वाले हैं तो -6 और -2 टोटल कितने हो गए माइनस के, तो -8 हो गए। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकाल लिया है, यानी कि अगर मैं इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखिए टेबल के फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में ये क्या आ गया। आपको क्या करना है कि जब आप आंसर फाइंड कर लेते हैं तो आप इस आंसर को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे आपको x लिखना है और यहाँ पे आपको y लिखना है। क्लियर है, y लिखना है। अब देखिए कि जब आपने x की जगह यहाँ पे 0 पुट किया था, x की जगह 0 पुट किया था बेटा, तो y की वैल्यू क्या निकली थी भाई, -6 निकली थी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, x की जगह जब आपने 1 पुट किया तो फिर y की जगह क्या आंसर निकला, -8 निकला। आप ऐसे आगे भी कर सकते हैं, मैंने कहा है आपको कि मिनिमम मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक, चलिए इसी के साथ पैरेलली जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी हम यहाँ पर भी काम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को छोड़ देता हूँ अकेला, अब देखिए ये 5y जो होता है ये प्लस का है। ठीक है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये 1 यहाँ पहले से बैठा हुआ है, प्लस है, इधर आके माइनस का 5y हो गया। चलिए ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे y की जगह आप वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि पुटिंग y इक्वल्स टू, सपोज करो मैंने 0 पुट किया, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ x की क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस में 5y, और आप y को हटाइए यहाँ से और y की जगह पे आप क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे और 5 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और फिर 1 में से 0 को माइनस कर दोगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी एक ए सॉल्यूशन निकला आपका। दूसरा सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब कुछ और ले लेते हैं, चलिए मैं y की जगह यहाँ 1 पुट कर देता हूँ बेटा। अगर मैं y की जगह 1 पुट कर देता हूँ तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 था, माइनस में 5y था, y हटाया मैंने, इसकी जगह पे 1 पुट किया। आपको पता है 5 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन जा 5, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों आपस में ऐड नहीं होगा, तो 5 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 4। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। तो देखिए जब आपने वहां पे y की जगह 0 पुट किया, जब y की जगह 0 पुट किया यहाँ पे तो x की क्या वैल्यू निकली थी, 1 आई थी। ठीक है, फिर आपने y की जगह 1 पुट किया, y की जगह आपने क्या किया 1 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, -4 आ गई। अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूं, क्योंकि ग्राफ में जब हम किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। और जिन बच्चों ने 9th क्लास में जो 3rd चैप्टर है वो पढ़ा हो तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे मान लो कि मुझे किसी पॉइंट को लिखना है तो हम जनरली पॉइंट ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और कॉमा लगा के फिर उसका y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है तो मुझे पता है कि ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है। क्लियर है, तो आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं इस टेबल को और थोड़ा सा इसमें ऐड करूं, मैं इसको और क्या ऐड कर सकता हूं टेबल में, मैं इसमें और ऐड कर सकता हूं कि ये एक तरीके से मैं ये जो था यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स या बिंदु, ये हमारे पास पॉइंट्स या बिंदु है। तो ये पॉइंट ए होगा जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -6 है। ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया। ऐसे ही अगर हम नीचे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे देखता हूँ तो मैं कहूंगा कि ये वाला पार्ट जो था ये भी हमारे पास पॉइंट का एक कॉलम हमने और बना दिया और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप समझिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसा आपको बताया कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर निकालेंगे। और ग्राफ पेपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्राफ पेपर में जो है वो सारी की सारी लाइनें ऑलरेडी ड्रॉ होती हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है,
ये दो लाइन हमें एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, और दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। ये जो लेटी हुई लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स हो गया और इस साइड में एक्स डैश हो गया। फिर ऐसे मैंने कहा था वाई, और ये वाई एक्स। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये जीरो होता है एग्जैक्टली। तो अगर ये जीरो है तो यहाँ पे ये ओरिजिन यानी कि ओरिजिन है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, राइट साइड में प्लस के नंबर्स लिखने हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिखा, फिर उसके बाद 2 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ 4 लिखा, फिर यहाँ 5 लिखा, फिर यहाँ 6 लिखा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वहाँ नंबर्स कितने लिखने हैं। तो बेटा आप ये देखो कि आपके पास ये जो दोनों टेबल आपने बनाई उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप देखिए x की प्लस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और माइनस की मैक्सिमम वैल्यू माइनस का 4। तो कम से कम आपको 1 तो रखना है राइट साइड में, बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा आगे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैंने 8 9 इस तरीके से ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x को -4 तक ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, -1 होगा, फिर क्या होगा, -2 होगा, फिर क्या होगा, -3 होगा, फिर क्या होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 हो गया, -8 हो गया। क्लियर है? हाँ, y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए y की प्लस की वैल्यू 1 तक जा रही है, मतलब आपको मिनिमम 1 तो लेना ही लेना है। तो यहाँ पे 1 लेंगे, फिर यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, इस तरीके से। और y की नेगेटिव वैल्यू को अगर आप देखोगे तो -8 तक जा रही है बेटा, यानी मिनिमम आपको -8 तो लेना ही लेना है। माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 8 हो गया। तो ये मैंने आपके देखिए टेबल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन पॉइंट्स को ना बेटा, इन पॉइंट्स को ले जाकर इस ग्राफ पे पुट करने वाले हैं, इस ग्राफ पे रखने वाले हैं, और फिर हमें हमारी लाइनें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये पॉइंट ए को मुझे अगर ड्रॉ करना है तो पॉइंट ए, इस समय पॉइंट ए मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉइंट ए कहता है, ये है मेरे पास पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, -6 है। ठीक है, पॉइंट बी कौन है, तो पॉइंट बी हमारे पास है, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, -8 है। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट सी की बात करेंगे तो पॉइंट सी जो होता है इसका x जो होता है ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, और पॉइंट डी जो होगा वो क्या है, -4 और 1 हो गया, -4 और 1। हमें इन चारों पॉइंट्स को ले जाके ड्रॉ करने हैं पेयर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए को ले जाके ड्रॉ करता हूं। पॉइंट ए कह रहा है, पॉइंट ए कह रहा है कि सर देखिए मैंने आपको एक बार सिखाया था कि जब भी आप ग्राफ पे चलना स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपको हमेशा ओरिजिन से चलना स्टार्ट करना है, चाहे आप लेफ्ट साइड चलना, चाहे आप राइट साइड चलना, चाहे आप ऊपर की तरफ चलना y एक्सिस के अलोंग प्लस के साइड, या फिर y एक्सिस के अलोंग माइनस की साइड, आपको कहीं भी चलना है ना, आपको कहीं भी जाना है तो आप पहले ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस मूल बिंदु या इस ओरिजिन से ही आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है, पॉइंट ए कह रहा है कि मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि पॉइंट ए तुम बताओ कि x की साइड कितना कदम चलना है, तो पॉइंट ए कहता है कि x की साइड सर 0 कदम चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, 0 स्टेप चलनी है, मतलब चलना ही नहीं है। तो मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा, यानी कि आपको ना तो उधर जाना है ना तो इधर जाना है, आपको यहीं रुके रहना है। मैंने कहा कि पॉइंट ए तुम्हारा y कोऑर्डिनेट कितना है, तो कहता है कि ये आपको y की साइड 6 कदम चलना है, 6 स्टेप चलनी है, लेकिन माइनस के डायरेक्शन में। अब देखिए y का माइनस तो नीचे होता है, तो आपको यहाँ से 6 स्टेप चलनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आप यहाँ पहुंच गए। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है, यहीं पर है पॉइंट ए जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, -6 है। ठीक है, पॉइंट ए पता लग गया बेटा आपको। चलिए पॉइंट बी देखिए, मैंने पॉइंट बी से पूछा पॉइंट बी तुम्हारी x की वैल्यू कितनी है, कहता है 1 है। अब x की वैल्यू बेटा 1 होने का मतलब होता है, और 1 भी कैसी है, +1 है। तो आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन से प्लस के डायरेक्शन में एक स्टेप चलेंगे। तो अगर आप ओरिजिन से प्लस के डायरेक्शन में एक स्टेप चलेंगे तो देखिए मैं यहाँ पहुंच गया। अब जब मैं यहाँ पहुंच गया तो फिर मैंने बोला कि b मुझे बताओ कि तुम्हारी y कोऑर्डिनेट क्या है, तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या है, कहता है कि y कोऑर्डिनेट यानी कि ये -8 है,
मतलब माइनस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे माइनस की डायरेक्शन में 8 स्टेप्स चलनी है, 8 कदम चलने हैं आपको। तो चलिए ठीक है, यहां से 8 कदम चलते हैं। ठीक है, यहां पहुंच चुके थे, अब यहां से माइनस के साइड में 8 कदम चलोगे। देखिए इस वाई एक्सिस पे 8 कहां पे है, ये रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तक आना है। तो यहां से बिल्कुल आप यहां से आप बिल्कुल सीधे आ रहे हैं और यहां पे आ रहे हैं और इस जगह पे, यानी यहां पे बैठा हुआ है आपका पॉइंट बी बैठा हुआ है बेटा, जिसकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस का 8 है। अब आपको देखिए दोनों पॉइंट मिल गए हैं। आपको क्या करना है, जब आपको दोनों पॉइंट मिल जाए तो आप यहां स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जो है ऐसे मिला देंगे और इस तरीके से देखिए बेटा, जब आपस में आप इसको मिला देंगे तो इस तरीके से जो इसकी इस लाइन का, ठीक है, जो इस लाइन का ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आपको जो है, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने एक लाइन बना दिया। देखिए ये एक लाइन, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वो इस इक्वेशन का ग्राफ मिल गया है। ठीक है, बेसिकली जो इक्वेशंस होती है आपको उसका ग्राफ यहाँ पे, जैसे मान लो ये इक्वेशंस जो भी मैंने लिखा था, लाइक मान लीजिए मैंने लिखा था, ठीक है, मान लो मैंने लिखा क्या, आपके पास जो है वो 5x प्लस में y इक्वल्स टू, मान लो कुछ भी था, -1 था। तो ये जो इक्वेशन थी, जो भी इस ग्राफ के लिए जो भी इक्वेशंस थी, वो इक्वेशंस आपको यहाँ लिख देना है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट सी और पॉइंट डी को भी यहाँ ड्रॉ करना है बेटा। पॉइंट सी कह रहा है कि x वाली लाइन पे प्लस की साइड में एक स्टेप चलना है, यहां से खड़े होना है और एक स्टेप प्लस की साइड चलेंगे, यहां पहुंच गए। फिर y कितना चलना है, तो कह रहा है y 0 है, मतलब y की साइड में चलना ही नहीं है, ऊपर और नीचे आपको जाना ही नहीं है। मतलब यही पॉइंट C बैठा हुआ है, जिसकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। चलिए पॉइंट D कह रहा है कि x वाली लाइन पे 4 स्टेप्स चलो, लेकिन माइनस की साइड पे। अब देखिए ये रहा, यहाँ पे खड़ा होना है और यहाँ से 4 स्टेप चलने, 1 2 3 4। आप यहाँ पे हो और फिर यहाँ से एक स्टेप चलना है प्लस की साइड y की तरफ। तो ये रहा y का प्लस साइड, तो ये है, यहाँ से एक स्टेप चलोगे, अगर आप, तो मान लो यहाँ से बिल्कुल सीधे आना है आपको यहाँ पे, यानी ये रहा पॉइंट डी। पॉइंट डी यहाँ पे है, जिसकी x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा मिलाना है। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए चलते हैं, आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सही जाएगा। ठीक है, मैं इसको जो है हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से करके ये लाइन निकल गई। ठीक है, यानी आपने देखा कि ये जो लाइन है वो इस तरीके से जो है इस पॉइंट से जो है ऐसे पास होके चली गई। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखिए कि यहाँ पे 2 लाइनें जो है, ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ पे 2 लाइन है और ये लाइन जो था आपके पास कौन सी, दूसरी इक्वेशन जो भी थी आपके पास, ठीक है, लाइन क्या थी, x प्लस में 2y जो भी है माइनस का 3, मुझे याद नहीं है देखिए मैंने क्या लिखा था वहां पे, बट जो भी लाइन थी, ठीक है, जो भी इक्वेशन था, इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन का जो था ये ग्राफ हो गया। तो मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशंस का कोई भी ग्राफ, अगर आपको 2 लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखी है तो आपको सेम ग्राफ पेपर पे जो है, सेम ग्राफ पेपर पे जो है एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए वहां पे प्लॉट करना है। ठीक, तो मैंने देखा कि जब दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद दोनों लाइनों ने बेटा एक दूसरे को ना इस पॉइंट पे कट किया है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने आपको कहा था कि हम ग्राफ की हेल्प से ना सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये तो सॉल्व कर दिया, ये भी बना दिया, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन कहाँ है सर? तो मैं कहूंगा कि बेटा सॉल्यूशन देखो कहाँ पे है, इन दोनों लाइनों को चेक करो कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। और जिस पॉइंट पे भी वो कट कर रही है ना, लाइक देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर सीधे x एक्सिस पे ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर सीधे x एक्सिस पे ड्रॉ करना है, और इसी पॉइंट से आपको सीधे परपेंडिकुलर जो है वो कहां ड्रॉ करना है, y एक्सिस पे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लिखे नहीं है, बट यहाँ एग्जैक्टली जो भी वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपके x की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना वो वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी।
सपोज करो कि अगर यहाँ पे जो है वो माइनस का, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके पास क्या हो, यहाँ पे आपके पास होता है माइनस का 4 पॉइंट जो था वो 5 निकल कर आ गया, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जो है ये 1 पॉइंट जो है वो 6 निकल कर आ गया। तो ये जो दो जो आंसर निकल कर आए हैं, यही दोनों आंसर क्या है आपके इस ग्राफ के मेथड से निकाले, ग्राफिकल मेथड से निकाले गए इन दोनों लीनियर पेयर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। आप समझ पा रहे हैं, ये है हमारे पास सॉल्यूशन। क्लियर। अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे समझाया मैंने ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो चलिए क्या बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या लीनियर पेयर इक्वेशंस का जो होता है, जो टू वेरिएबल्स की लीनियर पेयर इक्वेशंस होती है, क्या सर उसका सिंगल सॉल्यूशन होता है? आपने जो पहले बताया था, पहली वीडियो में बताया था, आप मुझसे कहोगे कि जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जहां पे मैंने दो पेयर ऑफ इक्वेशन, मैंने पेयर ऑफ इक्वेशंस नहीं किया था, आपके पास सिंगल इक्वेशंस किया था टू वेरिएबल्स की, तो मैंने कहा था कि वहां पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या सर यहाँ पे अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है टू वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे? क्या यहां पे केवल सिंगल सॉल्यूशन होता है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल यहां पे सिंगल सॉल्यूशन होता है। अब यहां पे देखिए बेटे तीन केस बनते हैं, यानी कोई भी अगर आपके पास लीनियर पेयर इक्वेशंस अगर आपको दे रखा है, कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशंस आपको दे रखा है टू वेरिएबल्स की, तो वहां पे तीन केस बनते हैं। या तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस आता है कि जहां पर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जहां पर उसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या उसके अनंत हल होंगे। क्लियर है? तीसरा केस क्या आएगा? तीसरा केस आएगा जहां उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी दो लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखा है, अगर आपके पास कोई भी दो लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखा है और आपसे कोई कहे कि एक बात बताओ यार कि दो वेरिएबल्स की लीनियर पेयर इक्वेशंस दिए जाने के बाद उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी दो लीनियर पेयर इक्वेशंस दे रखा है तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसके देखिए तीन सॉल्यूशन होंगे। जनरली एक बात और आपको याद रखना है कि जब भी आप लीनियर पेयर इक्वेशंस के लिए जनरल फॉर्म लिखते हो या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो ना, तो देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, a2x होगा प्लस में जो था वो b2y हो गया प्लस में जो था वो c2 हो गया इक्वल्स टू में 0। अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं मुझसे कि सर ये एग्जैक्टली आप लिख क्या देते हो यार, ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास a1 है, जो a2 है, b1 है, जो b2 है, जो c1 है, ठीक है, एंड जो c2 है, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी जो है बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? ये रियल नंबर्स होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स होते हैं। अब मुझे जो आपको बताना है वो ये बताना है कि ये क्या होता है। तो देखो बेटा, मुझे पता है कि अब जरा आप, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखिए मैंने जनरल फॉर्म का मतलब बताया था कि जब आपके पास लाखों ऑप्शंस होते हैं और आप वो लिख नहीं सकते, तो आप लाखों ऑप्शंस को शो करने के लिए कोई एक तरीका ढूंढते हैं और उसी तरीके को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या उसी तरीके को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। अब जैसे मान लो मैं इसको कैसे कंपेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस में 5y माइनस का 6 बराबर माइनस का 6 है, एक है x प्लस में जो है वो 3y है, ठीक है, और यहाँ पे जो है माइनस का 2 है। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, लेकिन क्या जरूरी है कि ये बेटे दो ही इक्वेशन होंगे हमारे पास? यार मैं तो मिलियंस ऑफ इक्वेशंस बना सकता हूँ, लाखों करोड़ों इक्वेशंस बना सकता हूँ। आपको करना क्या है, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये छोटा सा काम करना है कि देखो जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है उसमें x के आगे जो नंबर लिखा है वो 2 ही लिखा हो। यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे काउंट करते जाओ। इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे करोड़ों नंबर से कोई भी नंबर, प्लस के नंबर्स, माइनस के नंबर्स, कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं।
सेम ऐसे यहाँ पर कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, सेम ऐसे यहाँ पर भी कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, और सेम इसके केस में। तो अब आपको सारे नंबर्स एक साथ तो नहीं लिख सकते हैं, तो आपको बस एक तरीका रखा जाता है कि भाई चलो हम उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ a1 लिखा, यानी x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है ना, वो a1 है। a1 का मतलब यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपके मन में हो, जो आप लिखना चाहो आप इसको हटाइए, इसके जगह कोई भी नंबर लिखोगे तो आपका नए नए क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। और सेम केस बाकी सबके साथ भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि आप जब लाखों करोड़ों इक्वेशंस लिख सकते थे बट आप लिख नहीं रहे हो, तो आपको उसको शो करने के लिए क्या किया जाता है, एक जनरल फॉर्म यूज की जाती है, जहां पे आप, है ना, जहां पे उन सिंबल्स को हटा के आप रियल में जो नंबर्स चाहते हो आपको नंबर्स रख सकते हो, और इस तरीके से नए नए क्वेश्चंस क्रिएट हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो? मैंने आपको बोला कि इसमें 3 केस क्रिएट होगा बेटा, 3 केस क्रिएट होगा, 3 केस क्रिएट होगा। आप समझिए ध्यान से, मैं इसको कैसे समझाता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब अभी मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ किया था, जरा इसको पहले ग्राफ से समझते हैं फिर मैं आपको करेक्ट करता हूँ। किसी एक इक्वेशन का मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कोई एक पार्टिकुलर इक्वेशन है, सपोज करो ये 2x प्लस में जो होता है वो 3y प्लस 2 में जो होता है वो माइनस का 1, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि मैंने आपको ये सिखाया था कि इसके तो मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसके तो लाखों करोड़ों अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर कि हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट बनाता है, हर एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक पॉइंट के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है ग्राफ पे, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये बोलते हो कि इसके मिलियन सॉल्यूशन होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि सर इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे बेटा, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो वो पॉइंट्स इस ग्राफ में कहां पर है, तो क्योंकि ये ही लाइन केवल इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, केवल ये इस इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो केवल ये सिंगल जो स्ट्रेट लाइन जा रही है केवल यही लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनाइट जितने भी सॉल्यूशंस होंगे ना, वो सारे सॉल्यूशन, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो होता है ना वो इसी ग्राफ के ही पॉइंट्स होंगे, इसी लाइन के पॉइंट्स होंगे। इस लाइन से बाहर के पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अनंत बिंदु हैं, तो हम कहेंगे कि इसके सारे सॉल्यूशन इस पे लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझते हो? चलिए, अब मेरे पास एक और इक्वेशन थी और मैंने उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और मान लो ये ग्राफ जो होता है वो 3x प्लस में y इक्वल्स टू में माइनस का 6 है, और ये इसका इस इक्वेशन का जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना तो ये ग्राफ बना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ ये भी तो एक सिंगल इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल्स की ये भी एक सिंगल इक्वेशन है, ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, सिंगल एक रैखिक समीकरण है, तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके भी अनंत हल होंगे। तो अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या इसके अनंत अनगिनत हल होंगे, तो वो अनंत हल बेटा कहां पे है इस ग्राफ पे, तो कहेंगे क्योंकि यही लाइन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ये बना है ना, तो इसका मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट का x और जो y की वैल्यू होगी ना, वही x और y की वैल्यू क्या कहलाएगी, वही x और y की वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स की x और y की जो वैल्यू होगी वही x और y की वैल्यू इस इक्वेशंस के क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। अब जरा बात को ध्यान से समझो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट A लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट B लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट C लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट D लिया और यहाँ पे पॉइंट E लिया। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या पॉइंट A जो होता है वो इन दोनों इक्वेशंस का अकेले सॉल्यूशन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये पॉइंट A इस लाइन के ऊपर मौजूद है, इस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो केवल इसी का सॉल्यूशन कहलाएगा। इस लाइन की जो भी इक्वेशन है वो केवल उसी के लिए सॉल्यूशन कहलाएगा। उसकी जो x और y की वैल्यू होगी वो केवल इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है। इस लाइन से बाहर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट इसके सॉल्यूशन में काउंट नहीं किए जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए जो होता है वो इस लाइन पे है, तो ये इसका तो सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है तो इस वजह से वो इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे ही पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी भी इसी लाइन का मेंबर है, लेकिन वो इस लाइन का मेंबर नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का एक साथ सॉल्यूशन, यानी इसका तो है बट इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे सी की बात करोगे तो सी पॉइंट जो होता है वो इस लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, डी पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन ये दोनों पॉइंट क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो वो इसका तो सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसे पॉइंट की ढूंढना पड़ेगा, हमें एक ऐसे पॉइंट को ढूंढना है जो पहले वाली इक्वेशन की लाइन पे भी मौजूद हो और जो दूसरे इक्वेशन की लाइन पे मौजूद हो, मतलब जो दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो बेटा। अब यही देखिए कॉमन पॉइंट, आपको यहां पे आना पड़ेगा। कोई पूछे पॉइंट ई के बारे में बात करें तो पॉइंट ई इस लाइन का भी मेंबर है और पॉइंट ई जो होता है वो इस इक्वेशन की लाइन का भी मेंबर है, तो पॉइंट ई इन दोनों इक्वेशन की लाइन का कॉमन पॉइंट हो गया। तो कॉमन पॉइंट हो गया तो समझना यहाँ पे दो लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो ग्राफ पे, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो ग्राफ पे जो उन दोनों इक्वेशंस की लाइन का कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, जो उन दोनों इक्वेशंस के लाइंस का कॉमन पॉइंट हो, वही सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो सॉल्यूशन है, और कॉमन पॉइंट अगर नहीं मिला तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर आप ग्राफ के मेथड से समझना चाहते हो तो इस बात को यहां डाल लो कि अगर उन दोनों इक्वेशंस की जो दो लाइंस है ना, अगर उन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे जाके कट किया ना, तो जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी वही पॉइंट उन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट होगा, और उसी कॉमन पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x और y की वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू उन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन कहलाएगी। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर कॉमन पॉइंट मिलता है तो सॉल्यूशन है, और कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है ग्राफ पे तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? क्लियर है आपको मेरी बात?